देखेंगे स्लेंडरनेस रेशियो और टाइप्स ऑफ कॉलम दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट डू मीन बाय स्लेंडरनेस रेशियो? अगर स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में बात करते हैं, सो इट इज राइट इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। सो इट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन, इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और स्लेंडरनेस रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय एल ई डिवाइडेड बाय के मिनिमम, राइट। सो एल मींस राइट इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम एंड हियर वी हैव के मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन, इस तरीके से डिफाइन करते हैं, राइट। बात करेंगे थोड़ी देर बाद करेंगे व्हाट मीन इफेक्टिव लेंथ, क्या होता है इफेक्टिव लेंथ, राइट। और साथ ही साथ रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा, दोनों का रेशियो जो होगा वो स्लेंडरनेस रेशियो को डिफाइन करता है। और स्लेंडरनेस रेशियो की क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर मैं जैसे यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर मैं कॉलम बना लूँ, राइट, अगर मैं यहाँ पे कॉलम को अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ तो कॉलम को डिफरेंट एंड कंडीशंस के साथ ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं सपोज करिए अगर मैं कॉलम को ऐसा है कि दोनों तरफ कॉलम को अगर मैं इस तरीके से, राइट, इस तरीके से अगर दोनों तरफ कॉलम को अगर मैं ऐसे हिंज अगर रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज लाइक दिस, दोनों तरफ इस तरीके से अगर मैं ऐसे हिंज अगर रिप्रेजेंट करूंगा कॉलम्स को, सो बोथ एंड्स आर हिंज, वैसे कंडीशन में क्या होगा, आपके पास लेंथ होगा कॉलम का, यहाँ पे सपोज वी हैव लेंथ एल, लेंथ होगा कॉलम का। और अगर आप जब लोड लगाओगे वैसे कंडीशन में, आफ्टर लोडिंग सपोज कॉलम विल राइट बेंड लाइक दिस, कॉलम आपका इस तरीके से बेंड हो जाएगा, राइट, जिसको बोलते हैं कई बार बेंड हो गया या फिर उसको बोलते हैं बकल हो गया, राइट, बकल और बेंड, इस तरीके से बकल और बेंड भी कई बार इसको बोलते हैं, बकल और बेंड बोलेंगे इस तरीके से। तो कॉलम विल बकल। तो वैसे कंडीशन में अगर मैं इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात करता हूँ, आपके कॉलम का लेंथ तो एल है, लेकिन अब मैं इफेक्टिव लेंथ अगर एल ई के बारे में बात करूंगा तो इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है राइट डिस्टेंस बिटवीन, तो इसको ऐसा बोला जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, टू कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, राइट। तो इस तरीके, राइट, इसको बोला जाता है राइट इफेक्टिव लेंथ बोला जाएगा। तो अलग अलग वेरियस एंड कंडीशंस में इफेक्टिव लेंथ अलग अलग होता है। अगर मैं बात करूंगा इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात करूंगा तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंड कंडीशंस होता है। जैसे जैसे एंड कंडीशन होंगे, सो हियर वी हैव डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंड कंडीशंस। तो ये एंड कंडीशंस पर डिपेंड करता है, राइट, डिफरेंट एंड कंडीशंस, जैसे एंड कंडीशंस होंगे उसके हिसाब से आपके पास इफेक्टिव लेंथ आएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, इफ बोथ द एंड्स आर हिंज्ड, ये जो एग्जांपल है कॉलम का, बोथ एंड्स हिंज्ड यहाँ पे है, तो हियर वी हैव बोथ एंड्स हिंज्ड, दोनों एंड क्या किया हुआ है बताने, यहाँ पे हिंज किया हुआ है। वैसे कंडीशन में आप देख सकते हो इफ बोथ द एंड्स आर हिंज्ड, वैसे कंडीशन में बोल रहा हूँ इफेक्टिव लेंथ जो होगा, सो इफेक्टिव लेंथ हियर, इफेक्टिव लेंथ विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉलम, वो कॉलम के लेंथ के इक्वल हो जाएगा इस तरीके से। वैसे जो डिफरेंट कंडीशन में बात करेंगे वहां पे इफेक्टिव लेंथ अलग अलग होगा। तो इफेक्टिव लेंथ के बारे में बात कर लिए, तो सिलेंडर सेक्शन निकालते समय मेरे को इफेक्टिव लेंथ चाहिए होगा और साथ ही मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन भी चाहिए होगा। देखिए मिनिमम रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में बात करेंगे, मान लीजिए आपके पास इस तरीके अगर कोई कॉलम है और कॉलम का देखेंगे तो ये क्रॉस सेक्शन ऊपर में आप देख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं, तो कॉलम इस तरीके से आपको दिखेगा, ये उसका क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं और ये दो एक्सिस देख सकते हैं। यहाँ पे लोड अगर मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है, ये इफ हियर लोड इज एक्टिंग, लोड जो यहाँ पे पी अगर लग रहा है उस पॉइंट के ऊपर, तो उसका अगर मैं टॉप व्यू अगर देखना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए उसका अगर मैं टॉप व्यू देखूंगा तो टॉप व्यू कैसे देख सकता हूँ, देखिए कॉलम में टॉप व्यू इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये उसका टॉप व्यू हो गया, जहाँ पे आप देखेंगे उसका विड्थ होगा कॉलम का, राइट, सपोज हियर वी हैव वी, सपोज हियर वी हैव एच, राइट, इस तरीके से आप देख सकते हैं, विड्थ और डेप्थ दोनों देख सकते हैं कॉलम का। तो वैसे कंडीशन में यहाँ कहीं पे सेंट्रोइड जाएगा, क्रॉस सेक्शन पे सेंट्रोइड जाएगा, क्योंकि टॉप व्यू से आप सेंट्रोइड को देख सकते हो, फ्रंट व्यू से आप लेंथ को देख सकते हो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉलम, कॉलम को क्या देख सकते हो, लेंथ देख सकते हो, राइट। टॉप व्यू से आप एरिया देख सकते हो, तो एरिया में ये सेंट्रोइड हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं सेंट्रोइड हो गया तो आपके पास दो एक्सिस हो जाएगा, राइट। सपोज इफ वी आर सेइंग दिस एक्सिस एज वेल एज दिस एक्सिस, ये दो एक्सिस ले लिए, सपोज करिए ये आपके पास एक्स एक्स एक्सिस हो गया और सपोज करिए ये आपके पास वाई वाई एक्सिस हो गया। तो वैसे कंडीशन में क्या है, अगर मेरे को एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूँ, राइट, अबाउट एक्स एक्सिस निकाल सकता हूँ। अगर मुझे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेंट्रोइडल के अबाउट तो मैं वाई वाई एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकता हूँ। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपके पास bh³/12 आ जाएगा, सो दिस वैल्यू विल बी bh³/12, और ये वाला वैल्यू जो आ जाएगा आपके पास दिस विल बी राइट hb³ डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। आप देखिए अगर मैं दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ तो वैसे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज, ये वैल्यू आपका ग्रेटर है या फिर ये वैल्यू ग्रेटर, उसके वैल्यूज वगैरह फाइंड आउट करेंगे तो कोई एक वैल्यू आपको कम मिलेगा, कोई एक वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगा। लेट सपोज कि आपको यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सपोज करिए अगर मैं आपसे बात करूंगा और ये आपको ना आई वाई वाई का वैल्यू जो है, इफ आई वाई वैल्यू इज ग्रेटर देन आई एक्स एक्स वैल्यू, यानी आई एक्स एक्स
एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वैल्यू जो वो कम है एज कम्पेयर टू वाई वाई, और वैसे कंडीशन मैं फाइंड करना चाहता हूँ, राइट, रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड करना चाहता हूँ, वो भी मिनिमम। सो हाउ वी कैन फाइंड, राइट, और इसका एरिया अगर मैं लूंगा, सो हियर वी हैव एरिया, तो ये पूरे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एरिया विल बी इक्वल टू बी इंटू एच, एरिया विल बी बी इंटू एच, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा बी इंटू एच हो जाएगा। नाउ सिंस आई नो दैट आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, आई इज इक्वल टू ए के स्क्वायर, सो यहाँ से अगर मैं k निकालूंगा, सो k इज इक्वल टू, राइट, k इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई ए, अंडर रूट, राइट, अंडर रूट आई बाई ए आप लिख सकते हैं। नाउ दिस k इज नोन एज, जहां पे आपको k को ले जाता है रेडियस ऑफ जायरेशन, दिस k इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन, राइट, रेडियस ऑफ जायरेशन, दिस k इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन एंड I इज नोन एज एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट, ये हो जाएगा आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया आपके लिए, और A जो हो गया वो आप गया क्रॉस सेक्शन एरिया, सो दिस वन इज क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपके लिए हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। वैसे कंडीशन में अगर मान लीजिए मुझे निकालना है मिनिमम, सो क्रॉस सेक्शन एरिया विल रिमेन कांस्टेंट, तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो आपके लिए कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो सकता है कॉलम अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो। बट आप देख सकते हैं कि आपका आई वाई वाई और आई एक्स एक्स दोनों एक्स डायरेक्शन में आप निकाल सकते हो, आई को निकाल सकते हो। वैसे कंडीशन में अगर मैं आई मिनिमम की अगर आपसे बात करता हूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई मिनिमम, मिनिमम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करूंगा, डेफिनेटली विल बी आई एक्स एक्स, तो बिकॉज आई एक्स एक्स का वैल्यू जो है वो आई वाई वाई से कम है, तो आप कहीं ना कहीं आई मिनिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे कंडीशन में अगर आपको के मिनिमम चाहिए, अगर आपको मान लीजिए अगर के मिनिमम चाहिए, दैट इज मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन अगर चाहिए, तो वैसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, दिस विल बी अंडर रूट आई मिनिमम बाई आई मिनिमम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख सकते हैं। तो ऐसे तरीके से आप ले सकते हैं मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन फाइंड कर। सो फाइनली स्लेंडरनेस रेशियो की अगर मैं बात करूंगा, तो स्लेंडर रेशियो हो जाएगा एल ई डिवाइडेड बाई के मिनिमम, तो के मिनिमम हो जाएगा, राइट, तो के मिनिमम हो जाएगा, और के मिनिमम का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो एल ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और के मिनिमम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। जैसे एग्जांपल अगर इस वाली केस के एग्जांपल दूं, यहाँ पे सिलेंडर रेशियो हो जाएगा आपका सिर्फ एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट आई मिनिमम बाई ए, इतना आप पुट कर देंगे, सो दिस विल द वैल्यू ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो, राइट। अब बात करते हैं, सो व्हाट डू वी मीन बाय स्लेंडर रेशियो, बेसिकली ये तो रेशियो मैथमेटिक्स के हिसाब से देख लिए, अंडर रूट, राइट, एल ई बाई के मिनिमम, इसका रेशियो जो होता है वो स्लेंडर रेशियो डिफाइन करता है। बट एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय फिजिकल मीनिंग ऑफ द स्लेंडरनेस रेशियो, तो अगर स्टेटमेंट ऐसा लिखो, मोर इज द स्लेंडरनेस रेशियो, राइट, मोर इज स्लेंडरनेस रेशियो, मोर स्लेंडर इज बॉडी, राइट, मोर स्लेंडर इज बॉडी, यानी आपका सिलेंडर रेशियो जितना ज्यादा होते जाएगा बॉडी उतना ज्यादा सिलेंडर होते जाएगा। इसका मतलब ऐसा है, देखिए मान लीजिए अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ये एक इस तरीके से बनाया, दोनों का लेंथ अगर मैं सेम बना लेता हूँ, इस तरीके से आप देखिए, दोनों का लेंथ अगर मैं ऐसा सेम बना लेता हूँ, राइट, और इसका डायमीटर इस तरीके से बना लेता हूँ। अब मैं बात करूंगा, दो कॉलम यहाँ पे बना दिया, दोनों में लेंथ आपको देखिए इक्वल लग रहा है, लेकिन डाया इसका ज्यादा इसका कम है। ये फर्स्ट वाला हो गया आपके लिए, मान लीजिए, सो हियर वी हैव फर्स्ट वन, सपोज करिए ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। वैसे कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किसका स्लेंडर रेशियो ज्यादा होगा, तो स्लेंडर रेशियो सपोज एल डिवाइडेड बाई, राइट, आई मिनिमम बाई एरिया होता है, इस तरीके से हो जाएगा। तो वैसे कंडीशन में आप देख सकते हैं कि अगर मैं स्लेंडर रेशियो की बात करूंगा, तो स्लेंडर रेशियो ऑफ फर्स्ट वाले का जो स्लेंडर रेशियो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकंड वाले के स्लेंडर रेशियो के। तो आप देख सकते हो जिसका ज्यादा होगा स्लेंडरनेस रेशियो, वो बॉडी ज्यादा सिलेंडर होगा। सिलेंडर होने का मतलब होगा कि उसका जो क्रॉस एरिया का क्रॉस सेक्शन जो होगा, राइट, उसका जो डायमेंशन होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ दैट कॉलम, उस कॉलम के लेंथ से कम होते जाएगा, राइट। सो मोर इज द सिलेंडरनेस रेशियो, जितना ज्यादा आपका सिलेंडरनेस रेशियो होगा उतना ही, अगर आप एकदम साफ सरल भाषा में बोलना चाहेंगे, सीधा एकदम हिंदी में या आम आदमी या कॉमन पर्सन की लैंग्वेज बोलना चाहेंगे, तो ऐसा बोल सकता हूँ कि मोर इज द वैल्यू ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो, स्लेंडरनेस रेशियो का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो आप देखेंगे तो कॉलम आपको उतना ही पतला दिखेगा फॉर सेम लेंथ। अगर लेंथ आप सेम अगर रखना चाहते हैं, तो मान लीजिए दो कॉलम का लेंथ सेम रखना चाहते हैं, लेकिन किसी एक का स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब जिसका स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा होगा ना, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, कम होगा, जिसको बोलेंगे ठीक है कॉलम थोड़ा पतला दिख रहा है बिकॉज उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा है, कम है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। तो ये होगा स्लेंडरनेस रेशियो का मतलब होगा कि हम लोग डिफाइन करेंगे, तो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ना हमेशा स्लेंडरनेस रेशियो को ऐसे डिफाइन करेंगे। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स बनाने होंगे, तो आपको सो फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको मान सकते हैं थोड़ा मोर इज द स्लेंडरनेस रेशियो। तो ये वाला जो पॉइंट लिखा हूं फॉर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो डायग्राम बनाया फॉर इंटरव्यू नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करूंगा, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो याद रखना है
स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट। के मिनिमम का वैल्यू आपको मतलब याद रखना है आपको क्या होता है के करके, और आई मिनिमम आपको कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको याद रखना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, के सबसे पहले तो आई मिनिमम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए एग्जाम में अगर आपसे मान लीजिए स्लेंडरनेस रेशियो अगर निकालने के लिए आता है तो वैसे कंडीशन में सबसे पहले आपको आई मिनिमम फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक बार अगर आपने आई मिनिमम फाइंड आउट कर लिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर लिया है, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं के मिनिमम निकाल सकते हैं, और एक बार आपने के मिनिमम निकाल लिया, इफेक्टिव लेंथ भी आपने अगर निकाल लिया है, वैसे कंडीशन में आप निकाल सकते हैं स्लेंडरनेस रेशियो। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला, जितने फॉर्मूले में यहाँ पे मार्क किया हूं आप उसको शॉर्ट नोट में, आप जो शॉर्ट नोट कॉपी बना रहे हैं उसमें उसको लिखिए, बिकॉज फॉर्मूलेस आपके काफी इंपॉर्टेंट होंगे, राइट, सो दैट आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ अभी फिलहाल स्लेंडरनेस रेशियो के बारे में बात किया हूं। अब बात करूंगा टाइप्स ऑफ कॉलम्स के बारे में बात करूंगा, देखेंगे टाइप्स ऑफ कॉलम्स के बारे में देखेंगे, राइट, टाइप्स ऑफ कॉलम्स। तो टाइप्स ऑफ कॉलम्स में देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट कॉलम। देखिए शॉर्ट कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही इसके फेलियर मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए शॉर्ट कॉलम का मतलब होगा जिसका हाइट जो होगा वो काफी कम होगा। जैसे शॉर्ट का मतलब ये वर्ड शॉर्ट कॉलम, तो शॉर्ट कॉलम जैसे मान लीजिए मैं 2-3 कॉलम बनाता हूँ जिसमें सभी का मान लीजिए अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम है, तो शॉर्ट कॉलम में जिसका लेंथ कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। बेसिकली शॉर्ट कॉलम का मतलब तो वही होता है। आगे जाके बात भी करेंगे स्लेंडरनेस रेशियो कितना होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं शॉर्ट कॉलम के बारे में बात करूंगा तो इस तरीके से सपोज करें अगर मैं ऐसा बना देता हूँ, इफ हियर वी हैव ए शॉर्ट कॉलम, ये बन गया ऐसा एक शॉर्ट कॉलम बन गया है। तो शॉर्ट कॉलम मान लीजिए आप एक्सेल कंप्रेसिव लोड अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आपने अप्लाई किया, अगर एक्सेल कंप्रेसिव लोड अगर आपने अप्लाई किया है तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, सपोज इफ दिस वन इज द एक्सिस ऑफ दिस कॉलम, ये उसका एक्सिस है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, फेलियर के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो फेलियर जो होगा वो ऐसा होगा कि राइट यहाँ से ये मटेरियल क्या कर सकता है, क्रश कर सकता है, राइट, क्रश हो सकता है और क्रशिंग विल हैपन। इसका मतलब अगर ये फेल हो सकता है तो क्रशिंग की बात करूंगा, राइट, क्रशिंग मतलब इसका फेलियर मोड जो होगा दैट विल बी क्रशिंग, राइट। अगर मैं फेलियर मोड के बारे में बात करता हूं तो फेलियर मोड जो होगा शॉर्ट कॉलम का वो हो जाएगा क्रशिंग हो जाएगा। इसका मतलब ये है आप जब उसके ऊपर लोड लगाओगे तो उसके कारण इंड्यूस स्ट्रेस आएगा। सो इंड्यूस स्ट्रेस आपके पास आ जाएगा, इंड्यूस स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, आप इंड्यूस स्ट्रेस निकाल लेंगे। सो इफ दिस इंड्यूस स्ट्रेस विल एक्सीड द परमिसिबल स्ट्रेस, इसका मतलब अगर मैं क्रशिंग के बारे में बात करता हूँ, क्रशिंग फेलियर के बारे में बात करूंगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताना, इफ द इंड्यूस स्ट्रेस, इफ इंड्यूस नॉर्मल स्ट्रेस और इंड्यूस right compressive stress will be greater than the permissible compressive stress of that material, this is known as crushing। तो इसको बोलते हैं क्रशिंग और फेलियर बाय क्रशिंग, जो ऑलरेडी हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट में ऐसे ही पढ़ते थे हम लोग, चैप्टर 1 में अब देखेंगे कि मैं ऐसी बात करता था, इफ द इंड्यूस स्ट्रेस इज ग्रेटर देन द परमिसिबल स्ट्रेस देन वी कैन से दैट द कंपोनेंट इज फेल, कंपोनेंट आपका क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। तो वैसे कंडीशन आप देख रहे हैं कि क्रशिंग का मतलब ये होता है कि आप इंड्यूस स्ट्रेस जो आपका वैल्यू है वो परमिसिबल को क्या कर चुका है, एक्सीड कर चुका है, दैट इज नोन एज क्रशिंग, इसको बोलेंगे क्रशिंग। तो क्रश हो जाएगा, बीच से क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं से फेल हो जाएगा, तो ये हो गया क्रशिंग। शॉर्ट कॉलम बात करेंगे, राइट। अब दूसरा कॉलम जो होता है, सेकंड टाइप ऑफ कॉलम की बात करेंगे, दैट इज लॉन्ग कॉलम। सेकंड देखते हैं लॉन्ग कॉलम। सो सेकंड वन इज लॉन्ग कॉलम और यूलर्स कॉलम, लॉन्ग कॉलम और यूलर्स कॉलम, लॉन्ग कॉलम और यूलर्स कॉलम के बारे में बात करेंगे। देखिए अगर मैं यूलर्स कॉलम या फिर लॉन्ग कॉलम के बारे में बात करता हूँ, इट मींस आप देखेंगे अगर मान लीजिए अगर उसका हाइट अगर उतना ही रखना है तो उसका डेफिनेटली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। तो जनरली इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, राइट, लॉन्ग कॉलम्स और यूलर्स कॉलम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि लेंथ काफी ज्यादा है बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काफी कम है। इफ इट इज सब्जेक्ट टू एक्सेल कंप्रेसिव लोड, अगर एक्सेल कंप्रेसिव लोड लगाया है, वैसे कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे देखिए फेलियर के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो फेलियर यहाँ पे जो होगा फ्रॉम स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, फेलियर यहाँ पे था फ्रॉम स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू, दैट उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो स्ट्रेंथ था उससे ज्यादा आप क्या लगा दिए, उसके ऊपर लोड अप्लाई कर दिया, दैट्स वाई शॉर्ट कॉलम जो फेल हुआ वो क्रशिंग के कारण क्या हुआ है, फेल हुआ है, राइट। ये बात किया मैं अगर शॉर्ट कॉलम के बारे में बात करता हूँ, बट लॉन्ग कॉलम में ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग कॉलम में जो फेलियर होगा, आप जैसी लोड लगाओगे इट विल बेंड लाइक दिस, राइट, इट विल बेंड लाइक दिस, इस तरीके से वो बकल हो जाएगा और इट विल बकल लाइक दिस। तो ये यहाँ पे लैटरल डिफ्लेक्शन आपको मिल जाएगा। सपोज हियर वी हैव एक्स, तो एक्स क्या है आपके लिए बताना, दिस वन इज लैटरल डिफ्लेक्शन, राइट। तो ये आ गया आपका लैटरल डिफ्लेक्शन आ गया। तो आपका लैटरल बट आप जो लोड लगा रहे हो कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हो बताना, यू आर अप्लाइंग लोड इन द एक्सेल डायरेक्शन। आपने लोड लगाया था एक्सेल डायरेक्शन में,
बट आपको जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है कहाँ मिल रहा होता है ना, लैटरल डिफ्लेक्शन मिल रहा है। जैसे बीम्स के बारे में बात करते हैं, देखिए बीम में तो आपको जो डिफ्लेक्शन मिलता है बीम में डेफिनेटली वो लैटरल डायरेक्शन में मिलता है, क्योंकि आपका जो लोड होता है वो भी कौन सा डायरेक्शन में होता है, लैटरल डायरेक्शन में। लोड अप्लाई हुआ लैटरल डायरेक्शन में, उससे डिफ्लेक्शन भी मिलता है आपको लैटरल डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर देखिए आप बीम लगाते हैं एक्सियल डायरेक्शन में, डिफ्लेक्शन आपको मिलता है लैटरल डायरेक्शन में मिलता है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलता है आपको, तो लैटरल डिफ्लेक्शन होता है। दिस लैटरल डिफ्लेक्शन इज नोन एज बकलिंग, इसको बोला जाता है राइट, बकलिंग बोला जाएगा। दिस वन इज नोन एज बकलिंग, और इसी को बोलते हैं बकलिंग ऑफ बीम, और बीम बकल कर गया इस टाइप का बोलते हैं। दिस इज नोन एज बकल और बकलिंग ऑफ बीम, राइट। तो बकलिंग ऑफ बीम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ जो फेलियर का जो मोड होगा, अगर मैं मोड ऑफ फेलियर के बारे में बात करूंगा यहाँ पे मोड ऑफ फेलियर, तो फेलियर का मतलब होगा, मोड ऑफ फेलियर का मतलब होता है इट विल बकल। तो बीम आपको क्या कर जाएगा बताना, बकल कर जाएगा, बकल कर जाएगा। इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि आपका जो बीम है ना वो परमिसिबल लैटरल डिफ्लेक्शन से ज्यादा क्या कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, बकल कर जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे राइट बकल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो परमानेंट बेंड हो जाएगा, सेट हो जाएगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं बकलिंग बोल रहे हैं। इस कंडीशन फेल हो जाएगा तो मोड ऑफ फेलियर इसको बोला जा रहा है। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्टिकुलर बीम जो है राइट फेल हो गया बकलिंग कारण, बट स्टिल सेफ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि सिग्मा इंड्यूस का वैल्यू जो है वो अभी भी लेस है एज कम्पेयर टू सिग्मा परमिसिबल। ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा ही कि वो सेफ होगा। दैट मीन्स फेलियर इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, अगर मैं बात करता हूं तो ये होगा फेलियर इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, नॉट बाई क्रशिंग, फेलियर इज नॉट बाई क्रशिंग। यानी अगर मैं लॉन्ग कॉलम की बात करूंगा तो डेफिनेटली फेलियर कभी भी क्रशिंग से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्रशिंग के कारण अगर मान लीजिए फेलियर हो जाता है तो डेफिनेटली वो लॉन्ग कॉलम रहेगा ही नहीं। क्यों, अगर मान लीजिए अगर आपसे बात किया कि क्रशिंग के कारण फेलियर हो गया, तो आप देख सकते हैं अगर क्रशिंग कारण फेलियर हो गया देन अगेन इट विल बिकम अ शॉर्ट कॉलम ओनली, तो वो क्या बन जाएगा आपके लिए, शॉर्ट कॉलम बन जाएगा। इसलिए अगर मैं आपसे बात कर रहा था तो ऐसा बोला कि अगर आपका लॉन्ग कॉलम है तो आपको पता कैसे चलेगा कि लॉन्ग कॉलम है, तो मोड ऑफ फेलियर से पता चलेगा। अगर मान लीजिए अगर वो क्रशिंग से फेल हो रहा तो आप क्या बोलेंगे, वो शॉर्ट कॉलम है। लेकिन मान लीजिए वो क्रशिंग से फेल अगर नहीं हुआ, लेकिन अगर वो फेल हो रहा है बकलिंग से, तब आप उसको क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग कॉलम। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। लॉन्ग कॉलम का मतलब ही होगा कि वो क्रशिंग से फेल नहीं होना चाहिए, वो बकलिंग से फेल होना चाहिए, देन इट विल बी लॉन्ग कॉलम, अदरवाइज ये लॉन्ग कॉलम नहीं हो जाएगा। थर्ड देखेंगे इन बिटवीन, दैट इज मीडियम कॉलम के बारे में बात करेंगे। थर्ड वन इज मीडियम कॉलम। देखिए अगर मैं मीडियम कॉलम के बारे में अगर आपसे बात करूं राइट, अगर मीडियम कॉलम के बारे में आपसे बात करता हूं तो मीडियम कॉलम ऐसा हो जाएगा जो इन बिटवीन है। तो अब देखिए आपको जो फेलियर हुआ शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग कारण हुआ, और यहाँ जो फेलियर हुआ वो किसके कारण हुआ बताना, बकलिंग कारण हुआ। तो आपको जो मीडियम होगा उसका मोड ऑफ फेलियर की बात करूंगा, फेल्स बिकॉज ऑफ बोथ, राइट। तो फेल्स बिकॉज ऑफ बोथ द रीजंस, दोनों कारण फेल होगा, राइट। दैट इज बाय बकलिंग as well as crushing, right, as well as crushing के कारण, क्रशिंग कारण और बकलिंग कारण, दोनों कारण अगर फेल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मीडियम कॉलम बोलेंगे, राइट। तो ये हुआ, ये जो मैं टाइप्स ऑफ कॉलम को आइडेंटिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फेलियर। मोड ऑफ फेलियर के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया कि शॉर्ट कॉलम कैसा होगा, लॉन्ग कॉलम कैसा होगा, या फिर मीडियम कॉलम कैसा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। ऐसे बोलते हैं कि इफ स्लेंडरनेस रेशियो कुछ मटेरियल डिसाइड कर लेते हैं, कास्ट आयरन और स्टील। इफ स्लेंडरनेस रेशियो इज ग्रेटर देन राइट लेस देन 32 और 35 लाइक दिस ओनली, देन इट विल बी अ शॉर्ट कॉलम, तब ये हो जाएगा शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। लॉन्ग कॉलम बनाना होता है तो कई बार ऐसे बोलते हैं फॉर स्टील, राइट, स्टील का अगर मान लीजिए है तो वैसे कंडीशन कुछ लोग बोलते हैं फॉर लॉन्ग कॉलम स्लेंडरनेस रेशियो भी ग्रेटर देन 80, इस तरीके से बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 80, अगर 80 से ग्रेटर है तभी वो हो जाएगा लॉन्ग कॉलम हो जाएगा। और मीडियम कॉलम के लिए इन बिटवीन यानी 32 से कम है तो शॉर्ट कॉलम, अगर 80 से ज्यादा है तो लॉन्ग कॉलम। सो इसके लिए कुछ लोग क्या बोल देते हैं, इसके लिए ऐसा बोल देते हैं स्लेंडरनेस रेशियो विल बी इन बिटवीन 32 to 80, तो वैसे कंडीशन में क्या बोल देते हैं, इसको मीडियम कॉलम बोल देते हैं। बट एग्जैक्टली आप स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे नहीं बोल सकते, मेरा तो ये मानना है, राइट। हालांकि आप कुछ बुक्स को अगर रीड करेंगे पढ़ेंगे तो आपको वहां पे लिखा होता है कि स्लेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं, शॉर्ट कॉलम, मीडियम कॉलम, लॉन्ग कॉलम डिसाइड आप आराम से कर सकते हैं। बट पर्सनली आई थिंक कि आपको अगर मान लीजिए अगर आपको पूछा जाए कि शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम या मीडियम कॉलम में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ होना चाहिए मोड ऑफ फेलियर होना चाहिए। आगे जाके मैं जब और भी डिस्कशन करूंगा, कुछ फॉर्मूले डिस्कस करूंगा, जब क्वेश्चंस को बनाऊंगा तो आगे और टॉपिक में डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लूंगा ना जहां पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो हाउ इट इज अ लॉन्ग कॉलम, कैसे ये लॉन्ग कॉलम है या फिर क्यों ये लॉन्ग कॉलम है, क्यों लॉन्ग कॉलम नहीं है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए आपको डिसाइड करना है कि टाइप्स ऑफ कॉलम कैसा है, तो आपको डेफिनेटली टाइप्स ऑफ कॉलम जो होना चाहिए फेलियर के मोड पे आपको क्या करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए
whether it is a medium column, whether it is a long column or it is a short column। तो फेलियर मोड जो होगा उसको आप देखिए, बट ऐसा नहीं कि स्लेंडरनेस रेशियो पे किसी भी जगह आप मान लीजिए कहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इफ द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ दिस बॉडी दिस मच, वेदर इज अ लॉन्ग शॉर्ट और मीडियम कॉलम, आप डिसाइड कर दिया ऑन द बेसिस स्लेंडरनेस रेशियो, दैट इज रॉन्ग। आप वैसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे आपको चलेगा व्हाई वी कैन नॉट डू दैट। और अगर मैं बात करूंगा तो देखिए आपके लिए जो शॉर्ट कॉलम है इसको तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज जो चैप्टर 1 है ऑलरेडी चैप्टर 1 में इसको ऑलरेडी अब कवर कर चुके हैं, बिकॉज फेलियर के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, राइट। कॉलम पोस्ट के बारे में पढ़ लिए, फेलियर के बारे में देख लिए, तो ये वाला चीज हम लोग को पढ़ने के लिए अभी होगा नहीं। शॉर्ट कॉलम के बारे में बिल्कुल डिस्कशन नहीं होगा यहाँ पे डिस्कशन जो होगा मेनली हमारे सिलेबस में होगा, राइट। मेनली जो हमारे सिलेबस में होगा दैट विल बी लॉन्ग कॉलम और यूलर्स कॉलम हमारे सिलेबस में, तो इसको काफी डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे। दिस वन दैट इज लॉन्ग कॉलम और यूलर कॉलम। और मीडियम कॉलम जो होता है ये भी हमारे सिलेबस में होगा नहीं, राइट। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आइडिया रखेंगे, बट मेजर हम जो डिस्कस करने वाले होंगे, जो पूरे चैप्टर में मेजर में डिस्कस करूंगा वो लॉन्ग कॉलम को डिस्कस करूंगा या फिर यूलर्स कॉलम को क्या करूंगा डिस्कस करूंगा।